क्लोज पॉडकास्ट रहा है मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए मैंने ट्रैवल बहुत किया है और बड़ा मज़ा आया मुझे उसके लिए ट्रैवल करने में। उसकी कुछ कहानियों में मैं कह सकता हूँ जो मेरी फेवरेट है वो बुरहानपुर फोर्ट की कहानी है जो मैंने बनाई थी, जिसमें लोग कहते हैं कि आज भी भीम आते हैं वहाँ। भीम जो पांडव वाले भीम। हाँ, भीम। कुछ लोग मतलब दो अलग अलग जगह हैं, कुछ एक एक हैं जो कहते हैं भीम आते हैं, कुछ हैं जो कहते हैं अश्वत्थामा आता है। अच्छा। हालांकि अश्वत्थामा वाली स्टोरी जो है वो ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा भारी है। वो फोर्ट के नीचे एक जगह बनी हुई है जहाँ आज भी रोज़ रात में पूजा होती है। मतलब लोग फूल वूल छोड़ के जाते हैं और अगले दिन उनको सब शिवलिंग पर पूजा किया हुआ मिलता है। तो जब आपने विजिट करा तो ये प्रोसेस देखा आपने पूरा? मैंने तो अपने पॉडकास्ट में क्लियरली बोला, मैंने पूरा प्रोसेस देखा और अश्वत्थामा भी मुझे दिखे। ये आप किस वे में ले जा रहे हो समझ ये नहीं आ रहा। सार्केज़म ये सार्केज़म ही है मुझे लग रहा है। मुझे अश्वत्थामा दिखे। 5 फुट 6 इंच के थे, काले से थे, लाल रंग की धोती पहनी हुई थी। 4 बजे वो पंडित पूजा करके वहां से निकल रहे थे, सुबह के 4 बजे। क्योंकि हमारे साथ अच्छी बात ये होती है कि जब हम लोकेशन में घुसते हैं तो हम रात भर रुक जाते हैं। अच्छा, जब रात भर रुक जा रहे हैं तो हमें पता है, लोकल अथॉरिटी को पता है क्योंकि परमिशन लेके जाते हैं, लोकल पुलिस को पता है क्योंकि एज अ सेफ्टी हम उनको बता के जाते हैं कि हम रात भर यहाँ हैं। अगर कोई हमारे बारे में पूछता हो आप तक यहाँ पहुँचे तो बता देना कि वो रात में हम वहाँ गए थे। तो इन 3 लोगों को तो पता होता है, इनके अलावा किसी और को नहीं पता होता। तो जो ऐसी जगहों पे स्वांग रचने वाले जो लोग हैं, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। भानगढ़ फोर्ट है। भानगढ़ फोर्ट में पीछे की तरफ बहुत कम लोग ये जानते हैं, वहाँ पर एक दीवार की एक मस्जिद बनी हुई है। बस एक दीवार है और उसके अंदर मस्जिद की नक्काशी की हुई है। मतलब जो लोग भानगढ़ फोर्ट जाते हैं, जो कैमरा पर जाते हैं, वो जाएंगे, बाहर बाहर फोर्ट आपको दिखा देंगे। लेकिन जब आप वहाँ से एक पैदल वॉक शुरू करते हैं, एक ट्रैक शुरू करते हैं सरिस्का फॉरेस्ट की तरफ, तब आपको करीब 1.5-2 किलोमीटर के बाद एक सिंगल दीवार की आपको एक मस्जिद दिखाई देगी, जहाँ के बारे में ये मान्यता है कि वहाँ पे जिन्नात आके पूजा करके जाते हैं। मतलब उस जगह पर जिन्नात नमाज पढ़ते हैं। और शुक्रवार की बृहस्पतिवार की रात तो वो आते ही आते हैं जुम्मे की नमाज अदा करने। दिन में नहीं आ सकते तो वो रात में आके अपनी नमाज अदा करके जाते हैं। 2 बार हम वहाँ रुके हैं रात भर। वहाँ जिन्नात आते हैं, उनके जिन्नात की हाइट जो है 5 फुट 8 इंच की है, दाढ़ी इतनी है, और आते हैं वो प्रॉपर, वो अपना नमाज पढ़ के पूजा वूजा करके सब करके चले जाते हैं। हमसे मिले, हमसे बात की है जिन्नातों ने वहाँ के। हमको बताया उन्होंने कि कैसे वो हर शुक्रवार और रोज़ यहाँ पर अगरबत्ती चढ़ाने आते हैं, जिसका जिम्मा जो है उनको गांव के एक जो बड़ी मस्जिद है उनके लोगों ने दे रखा है। अब अगले दिन सुबह जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उनको पूजा पाठ किया हुआ मिलता है मामला। सिमिलरली इट हैपन्स विद बुरहानपुर फोर्ट ऑल्सो। एक पुजारी हैं जो वहाँ पूजा करने जाते हैं, वो बड़ी अपनी शिद्दत से पूजा कर रहे हैं उस शिवलिंग की, और सालों से कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि मुझे नहीं पता कि इसमें अश्वत्थामा की कहानी कहाँ से आई है। बुरहानपुर फोर्ट है। बुरहानपुर फोर्ट के ठीक एडजेसेंट 1.5 किलोमीटर में एक गांव है, जिस गांव में वो पुजारी जी रहते हैं। और वो जाने जाते हैं किले वाले पुजारी जी के नाम से, बड़े फेमस हैं वहाँ पर लोकल एरिया में। जो भी घूमने जा रहा है उनसे जाके पूछ सकता है। फोर्ट के अंदर किसी से पूछेगा किले वाले पुजारी जी कहाँ मिलेंगे, वो बता देंगे वहाँ मिलेंगे। और उनसे आप बात करो, वो आपको साफ बताएंगे बेटा कि मेरे को 32-33 साल हो गए हैं, मैं यहाँ रोज़ पूजा करता हूँ। तो उन्हें भी नहीं पता कि अश्वत्थामा की कहानी कहाँ से आई। रात में करते हैं वो। हाँ, उनका रोज सुबह का है कि सूर्योदय होने से पहले वो शिवलिंग की पूजा करके वहां से निकल जाता है। बताओ और लोग क्या क्या मान। लोग कह रहे हैं वहां अश्वत्थामा है। ये फिर एक अंधविश्वास है लोगों में। बोल नहीं सकते ना भाई, धर्म के बारे में अंधविश्वास बोलोगे तो ऐसे थोड़ी चलता है। अच्छा भाई, एक और पर्सनल एक्सपीरियंस था जब आपको एक हॉन्टेड जगह पे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। उसके अलावा भी कुछ अनयूजुअल आपने नोटिस करा है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। 2-3 हमारे भाई लोग हैं जो इस पॉडकास्ट पे आए, उन्होंने वो भी हॉन्टेड जगह पे जाते हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए कि हमने खुद ही एक्सपीरियंस करा है कि एक स्मेल चेंज हो जाती है,
स्मेल कुछ बुरी स्मेल आने लगती है, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कभी एकदम एक्सट्रीम हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, ऐसे चेंजेस, या फिर आपको कोई पास बाय करता हुआ फील होता है कि कुछ तो है, कुछ हवा सी चलने लगती है एकदम से फिर रुक जाती है सिमेट्रीज पे, कब्रिस्तान पे या किसी भी हॉन्टेड जगह पे, ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगों को हुए हैं। तो आपको कुछ ऐसे फिजिकल एक्सपीरियंसेस हुए हैं किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, चाहे दिखा ना हो बट कुछ फीलिंग कुछ? नहीं नहीं, ये सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे। अच्छा, ये सारे हुए हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं, ये इस तरीके के सारे एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे एक्सपीरियंस मान के वहीं पर छोड़ देते हैं कि भाई ये मुझे हो गया, एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो गया है, और मैं जो है उसी से एक कदम और आगे ले लेता हूँ कि ये क्यों हुआ, मुझे जानना। अब ये चुल मच गई है मेरे अंदर और मुझे पता करना है कि ये क्यों हुआ, वो ठंड लगी क्यों, ऐसे कैसे ठंड लग गई, खड़े हैं जो ठंड लग के चली जाएगी, ये कोई बात थोड़ी हुई। ऐसे नहीं होना चाहिए। ना मैं उनको गलत बोल रहा हूँ और ना ऐसे किसी एक्सपीरियंस को ना होना। आई एम सो सॉरी। ये भी पैरानॉर्मल तो नहीं है कुछ कि बताना चाह रहे हो पर बताने नहीं दे रहा भूत? क्या रहा, कहाँ क्यों बोल रहा है ऐसे? तो ना वो लोग गलत हैं और ना उनके एक्सपीरियंसेस, और ना जिन लोगों को ये होते हैं वो गलत होते हैं। यहाँ पर हालात जो है वो थोड़े से एक्सप्लेन करने वाले हैं, जैसे टेम्परेचर का गिरना या उठ जाना। अब ज़्यादातर टेम्परेचर का गिरना या उठ जाने वाले केस आपके पास आएंगे हिल्स से। गोवा में ऐसे केस बहुत कम आएंगे जहाँ पर कोई कहेगा कि मेरा टेम्परेचर ड्रॉप और पिक हुआ बहुत तेज़ी में, लेकिन हिल्स पर ऐसे केसेस ज़्यादा आते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये टेम्परेचर ड्रॉप का होना या इंक्रीज़ होना ये कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, मतलब कोई 10 डिग्री का डिफरेंस नहीं आ जाएगा, 2-4-5 डिग्री का डिफरेंस आएगा। उसमें ये ज़रूर होगा कि आप अगर वहाँ खड़े हैं आपको थोड़ा ज़्यादा ठंड लगी, आप अगर थोड़ा इधर आए तो थोड़ा आपको कंफर्टेबल महसूस होने लग गया। तो इसमें जो है ये पूरा एक एटमॉस्फेयर बनता है चारों तरफ चीज़ों का। कुछ जगहों पर पेड़ों की वजह से ठंडक ज़्यादा होती है, कुछ जगहों की मिट्टी वैसी होती है जो ठंडक को ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। अब जैसे आप लोग सब मसूरी गए हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लाइब्रेरी चौक पर हैं, लाइब्रेरी चौक से आप निकले केम्प्टी की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े, एक रास्ता कट गया कंपनी गार्डन की तरफ लेफ्ट में ऊपर, और एक राइट में रास्ता नीचे चला गया जो आपको सीधा केम्प्टी फॉल जाता है। जो रास्ता राइट में जा रहा है उसमें 3 किलोमीटर के बाद से लाल मिट्टी के पहाड़ शुरू हो जाते हैं। आप जब मसूरी जाओगे आप ये ऑब्जर्व करना कि उस पहाड़ के मतलब केम्प्टी की तरफ जाते हुए आपको ठंड ज़्यादा महसूस होगी और केम्प्टी से मसूरी आते हुए आपको कम ठंड महसूस होगी। कभी आप ये महसूस करना। रीज़न ये है कि जिस तरफ लाल मिट्टी वाले पहाड़ हैं वो ठंड को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, और जिस तरफ चट्टानों वाले पहाड़ हैं वो गर्मी को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो वो रात में थोड़ा बहुत एटमॉस्फेरिकल चेंज होता है, इतना चलता है। आज तक दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने मशीनी तौर पर यह साबित नहीं कर दिया कि 20 डिग्री का डिफरेंस आ गया है। और मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि टेम्परेचर की मशीनें जेन्युइन है, वो झूठ नहीं बोलती। अगर वहां पर 20 डिग्री का ड्रॉप आएगा या इंक्रीज आएगा तो वो इमीडिएटली कैप्चर करेगा। तो इसलिए लोग इस चीज को मशीन पर नहीं साबित कर पा रहे, ये बातों में हो जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो मशीन पे आ जा रहा है, क्योंकि वो मशीन तो खिलौना है, उसके साथ खेल सकते हैं, इसके साथ नहीं खेल सकते। तो एक आपकी वो टेम्परेचर वाली बात तो मुझे ये लगता है कि वो ये रही। दूसरी, अगर आप ये कह रहे हैं कि कई बार हमें एहसास हुआ कि कुछ पास हुआ, तो इस तरह का एहसास ऐसी लोकेशन पर जाना, रात में आप वहाँ पर 1 बजे 2 बजे 3 बजे अकेले हैं या 1-2 लोगों के साथ हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, इस तरह का एहसास होना मुझे नहीं लगता कोई बहुत फिक्र करने वाली बात है, या ये इस्टेब्लिश कर देने वाली बात है कि भूत प्रेत होते हैं। भाई इसी के साथ साथ एक तो होगा कि तुमने फिजिकली कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, कुछ एहसास आ गया। एक आ गया तुम्हारा कैमराज ऑन है, नाइट विजन ऑन है, तुमने कैमरा में देखा है कुछ जाता हुआ, एक वाइट या गैसियस फॉर्म में एक बॉडी निकली है, तो वो क्या चीज़ है? नाइट विजन कैमरास। देखो, इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेयल्स। पर्सपेक्टिव पोर्ट्रेयल एक चीज़ होती है जिसमें आप वो देखेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब जैसे ऑब्स के बारे में सुना होगा आपने,
2-3 साल पहले तक दुनिया भर के कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स रात भर ये चिल्ला रहे थे कि हमारे नाइट विजन कैमरा पर एक ऑर्ब कैप्चर हो गया है। एक वाइट कलर का बॉल जो कैमरा पर उड़ता हुआ ट्रैवल करता हुआ कहीं चला गया, या उस पर आया, उस पर स्टे किया, थोड़ा ऐसा ऐसा घूमा और फिर चला गया। ऐसे लाखों वीडियोस आपको इंटरनेट पे फ्लोट होते हुए मिलेंगे कि ये ऑर्ब हमने कैप्चर कर लिया, ऑर्ब कैप्चर कर लिया। ऑर्ब कैप्चर करना कितनी बड़ी बात हो गई। ये 2 साल पहले तक हो रहा था। 2 साल पहले 4 स्टडीज ऐसी आई जिन्होंने साबित कर दिया कि ये ऑर्ब्स कुछ नहीं, डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कैमरा के लाइट में कैप्चर हो गई। उनके ऊपर नाइट विजन कैमरा की लाइट पड़ी, उस डर्ट ने लाइट को वापस कैमरा में रिफ्लेक्ट किया, जिसकी वजह से वो कैप्चर हो गया। 2 या 2.5 साल पहले ऐसे कई रिसर्च सामने आए। उसके बाद से जब ऑथेंटिकेट रिसर्च आए तो ये जितने भी अमेरिकी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इन्होंने बोलना भौंकना बंद कर दिया कि हाँ भाई ये सच में ऑर्ब्स हैं। और आप मुझे ज्ञानी कहें या गड्ढू, वो अलग बात है। मैं ये बात 7 साल से कह रहा हूं कि वो ऑर्ब्स नहीं है, वो कैमरा रिफ्लेक्शन है। जब एक इस तरीके की इमेज पोर्ट्रेयल होती है, आप किसी थर्ड पर्सन को वो दिखाओ बिना कुछ उसे इंफॉर्मेशन दिए हुए। कोई इंफॉर्मेशन उसको मत दो कि ये कहाँ कैप्चर हुआ है, किन हालातों में कैप्चर हुआ है, किसने कैप्चर किया है और ये क्या है, और फिर देखो उसका पर्सपेक्टिव क्या आता है। ये सेम एक्सपेरिमेंट ouija बोर्ड को लेकर के 1000 बार हो चुका है। जब लोगों के आंखों पे पट्टी बांध के उनसे ouija बोर्ड चलवाया गया तो कुछ नहीं घूमा, लेकिन आंखें हटा करके उनसे घुमाया गया तो प्रॉपर यस नो ए बी सी डी सब आने लगा। देखो अभी जो मैंने आपको बातें बोली, इसमें आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें एकदम मतलब कूढ़ नास्तिक वाली बू आ रही है कि ये मानने को तैयार ही नहीं है। भाई साहब, इसको घिस दिया, रगड़ लिया, पूछ लिया, ये मानने को तैयार ही नहीं है। मैं कह रहा हूं मैं मानने को तैयार हूं। मैं ये मान रहा हूं कि हो सकता है भूत प्रेत होते होंगे, लेकिन इतनी आसानी से जंगलों में नहीं घूम रहे हैं कि कोई भी नाइट विजन कैमरा लेके गया 2000 का और एक फोटो खींच के ले आया। इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता कि मामला चल रहा है। नेगेटिव एनर्जी तो है। हाँ, मैं ये मानता हूँ। मतलब देयर आर पॉजिटिव थिंग्स, देयर आर नेगेटिव थिंग्स, देयर आर पॉजिटिव एनर्जीज, देयर आर नेगेटिव एनर्जीज। अब उसका वो ऑरा कैसा है, किस हद तक वो हमारे वर्ल्ड में डिफरेंशिएशन कायम कर पा रहा है या मतलब रख पा रहा है, ये अलग है। मतलब सफेद कपड़ा में कोई काली शक्ल वाला आदमी तो कोई नहीं है, कोई भूत ऐसा नहीं। एक मैं हूँ, मैं सफेद शर्ट पहन के घूम निकल लेता हूँ कभी कभी। मैं भाई कभी कभी ना ऐसा लगता है यार, ये जो मूवी वाले दिखाते हैं तो साला किसी ने तो देखा होगा जो इनको ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है, कुछ पैर उल्टे, किसी ने तो कभी ना कभी देखा होगा। ये मतलब कहीं से चीज़, चिंगारी, अगर आग जल रही है तो कहीं ना कहीं चिंगारी तो हुई होगी कि किसी ने उल्टे पैर देखे होंगे, किसी ने कुछ देखा होगा, किसी ने कुछ छलावा देखा होगा। ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन हाँ, वक्त के साथ साथ उसमें डिफरेंशिएशन तो आता ही रहता है, मॉडिफिकेशन, मसाला तो वो आता ही रहता है। अब जैसे मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु या भगवान शिव की प्रतिमा जो आज से 200 साल पहले बनी होगी और जो आज बनी है, उसमें डिफरेंशिएशन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान नहीं है, होंगे। जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी जिसका धुआं उठा है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा हो जिसकी वजह से उस वक्त के लोगों को यह एहसास हुआ हो कि भगवान है, और बाद में फिर उनका पोर्ट्रेयल जो है वो अलग अलग तरीके से होना शुरू हो गया। ठीक उसी तरीके से भूत के साथ भी हो सकता है। हो सकता है कि वाकई कोई दानव, कोई राक्षस, कोई ऐसी एंटिटी कभी रही हो या किसी ने देखी हो जिसने बाद में उसको चल के इस तरीके से पोर्ट्रे किया। लेकिन मैं कंसर्न इस बात से हुई नहीं। मैं इस बात से कंसर्न हूं कि जिस हिसाब से सब कुछ चल रहा है ना, ये एकदम ठीक वैसा ही है। मतलब एकदम आसान है। जैसे मैं धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ हूं, चाहे वो बाबा हो या तांत्रिक या मौलवी या प्रीस्ट, जो लोग धर्म का व्यवसाय कर रहे हैं उनके खिलाफ हूं, उसी तरीके से भूतों, मेरी खुद की इंडस्ट्री में, मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में भी जो लोग भूतों के नाम पर लोगों को बना रहे हैं, मैं उनके खिलाफ हूं।
मैं कह रहा था भाई, मैं ब्लैक मैजिक की बात करना चाह रहा हूँ। आपने हमें लास्ट टाइम बताया था कि आपने अपने ऊपर खुद काला जादू करवाया है, अपना खुद का वो पूरी। डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी बता दी थी आपने। क्या कुछ भी नहीं हो, किसी ने नहीं किया। तो जब आप बैठे थे वहाँ पे, वो प्रोसेस जो अघोरियों के साथ होता है, आपने पूरा एक्सपीरियंस भी करा है, क्या आपको वहाँ पे नेगेटिव फीलिंग आई है कि मेरे अराउंड नेगेटिव एनर्जी है? ज़रा उसके बारे में कुछ बताओ। देखो ऐसा है कि जब आप इस तरीके के किसी माहौल में होते हो ना, तब तो आप उस माहौल में रच बस ही जाते हो। देखिए आप भी बिल्कुल ही लोहे के नहीं बने। इंसानी दिमाग जो है वो इन्फ्लुएंस होने के लिए बना है। जैसा अपने आसपास का माहौल वो कैप्चर करेगा, वो उस हिसाब से प्रोसेसिंग और ढलना शुरू कर देगा। इंसानी दिमाग की बेहतरी और खूबसूरती यही है कि वो बड़ा अडेप्टिव है, और कई बार ये अडेप्टेशन के लिए उसको आपके परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो होता ही है। एक पूर्णतः नास्तिक आदमी भी अगर संध्या आरती के समय किसी मंदिर में चला जाए तो बिना हाथ जोड़े वो खड़ा नहीं रह सकता। उसके इर्द गिर्द जब 200 लोग हाथ जोड़ के खड़े होंगे ना, तो उसके दिमाग हाथ को खुद ही कंट्रोल दे देगा कि ऐसे खड़ा हो जा, भले वो कितना भी नास्तिक आदमी रहा हो। तो ठीक वैसा ही जब आप इस तरह के किसी प्रोसेस में होते हैं, जब आप एक काला जादू की भाई प्रक्रिया में अपने एग्जाम्पल के साथ समझाओ इसे। आपकी फीलिंग आपके कैसा था मैं उस जब time? वहाँ था, हमने सबसे पहले तो मुझे बिठा दिया गया गंगा किनारे। रात को बज रहे करीब, प्रोसेस शुरू हुआ था करीब 1:45 बजे के आसपास। हाँ 1:45 बजे के आसपास प्रोसेस शुरू हुआ था और चला था 3 सवा 3 बजे तक, जिसमें कि मुझे बिठा दिया गया पहले तो। और उसके बाद सबसे पहले मुझ पे चंदन टीके लगाए गए। फिर मुझे बोला गया एक बार गंगा में डुबकी मार के आओ। फिर मैं डुबकी मारने गया, फिर मैं वहाँ से लौटा, फिर कुछ मंत्रोच्चारण वहाँ पर शुरू हुआ। अच्छा, ये मंत्रोच्चारण जो थे ये किसी देवता के या जो किसी और भगवान के मंत्रोच्चारण नहीं थे, ये कुछ उस तरीके के मंत्रोच्चारण थे जो मैंने कभी सुने नहीं अपनी ज़िंदगी में। और कितने वो बैठे थे आपके आसपास साधु? नहीं, एक था। अच्छा, एक ही था, और बाकी तो उनके जो होते हैं आसपास वाले जूनियर वो थे। किसी को सामान लाने का काम था, किसी का गंगा जल गंगा जल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था, वो लाने का काम था। तो इस तरह से लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने जो मंत्र पढ़े वो मंत्र मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। और मैं आपको बता दूं, मैं शायद बोल ना पाऊँ, लेकिन मंत्रों के बारे में मुझे अच्छी खासी नॉलेज है। मतलब मैं सुन के ही आपको ये बता सकता हूँ कि ये इस चीज़ का मंत्र है। मे भी शायद मेरा खुद का उच्चारण उतना सही ना हो या मुझे याद ना हो, लेकिन मैं सुनते ही मेरी मेमोरी तुरंत रिकॉल कर लेती है कि ये इस चीज़ का है। तो वो कुछ मंत्रोच्चारण थे। एंड देन फिर उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया की गई जहाँ मेरे सारे कपड़े उतार दिए गए, क्योंकि वो मैंने जो ब्लैक मैजिक किया था वो मैंने खुद को मरवाने के लिए दिया था। वो शरीर त्यागना है। और उन्हें आपने बताया नहीं था? वरना अलाउ ही नहीं करते वो। ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसा होता तो फिर तो मज़ा आ जाए। फिर उन्होंने वो सारे संसाधन निकाले, खोपड़ी वोपड़ी वो सब जो भी होता है। मतलब एक प्रॉपर फिल्मी सेटअप था जो एक काला जादू के चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो खोपड़ी उल्टी करके उसमें से भी पानी भर भर के लाना था। फिर यज्ञ शुरू होता है, यज्ञ पे मंत्रोच्चारण चलता है। फिर आपके इर्द गिर्द लोग बैठते हैं, वो आपके ऊपर चंदन, टीके, नींबू का रस, काली मिर्च, कच्ची काली मिर्च 11-11 करके 11 बार खान चबानी पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके थ्रू आप जाते हैं। एंड देन जब पूरी प्रक्रिया ख़त्म होती है तो आपको वापस कपड़े पहनाए जाते हैं, गंगा जल में नहलाया जाता है, अच्छे से आपका अभिषेक किया जाता है। आखिरी में 1 लीटर दूध ऊपर से डाला जाता है, फिर गंगा जल। मतलब इस प्रोसेस में मैं करीब 9-10 बार गंगा जल में डुबकी लगाई थी। और उसके बाद मुझे समय दिया जाता है कि अब 24 से 48 घंटे में काम हो जाएगा आपका। तब तो उन्होंने ये बोला था कि ऐसे खून की उल्टियाँ करते हुए मरेगा वो। भाई आपकी खुद की मेंटल स्टेट क्या थी यार उस टाइम? आप सोच रहे थे हाँ, अगर ये मुझे वर्क डर कर तो गया? लग रहा है, मुझे डर तो लग रहा था। वो 24 से 48 घंटे तो आपके मुंह से खाना ही नहीं उतरा होगा। नहीं, इतनी देर तो नहीं, लेकिन 5-6 घंटे। वहाँ से जाने के बाद मुझे लगता है कि मैं जिस होटल में मैं रुका था, मैं वहाँ पहुँचा था करीब 4:30 बजे। तब तो मैं सो गया, ठीक है। और 1:30 बजे के आसपास मेरे दिन की नींद खुली। वो इसलिए कि मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। वो मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं किसी भी समय सोऊं 8 घंटे मुझे चाहिए। उसके बाद से मेरी थोड़ी बहुत हालत
ख़राब रही। वो सोच सोच के सीन्स जो हैं वो ध्यान कर करके कि अब पता नहीं बाहर जाऊँ कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, घर के बाहर निकलो एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। मतलब आलम ये हो चुका था कि मैं बाथरूम में बैठा हूँ और छत पे देख रहा हूँ ये फटेगी और ये तो नहीं गिरेगा ऊपर से। इस बीच में योर फ्रेंड्स एंड फैमिली न्यू अबाउट इट? नहीं, नोबडी। किसी को पता चलेगा तो कौन करने देगा। नहीं, लेकिन हाँ डर तो लगता है। और उस टाइम पे जब वो सब कुछ चल रहा था मैं ज़्यादा डरा हुआ इस बात से था कि कहीं उसके चेले वेले ही ना मुझे मार दें, हाँ, कहीं उन्हें पता लग गया हो कि इसमें कुछ दिक्कत है। तो डर होता है, डर होता है। मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा ऐसा कुछ कभी भी एक्सपेरिमेंट करने की, लेकिन डर होता है। और आप कितने टाइम बाद उस ट्रॉमा से बाहर आए? नहीं, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। भाई मैं चाहता हूँ आप ना ये इसकी रियलिटी या फिर ये अंधविश्वास है, इस बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। रेकी हीलर्स और टैरो कार्ड रीडर्स के बारे में आपके हिसाब से इस पे आपका क्या टेक है? क्योंकि बहुत लोग ना गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, सही ट्रैक पे जा रहे हैं, उनको भी नहीं पता, बस देखा देखी में कर रहे हैं। हाँ, तो वो एक गलत रास्ते पे ना चले जाए, उनकी लाइफ में कुछ गलत ना हो जाए, टाइम ना निकल जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि वो इसमें घुस गए हैं, बंदा बीमार है लेकिन नहीं, वो इस जोन में घुसे हुए हैं, वहाँ सही जगह नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। नहीं, आपकी बात ये सही है, आपकी बात ये सही है। जैसा मैंने कहा भी था आपसे कि मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में ज़्यादा अंधविश्वास है। चाहे वो ये रेकी हीलर्स हों, चाहे वो ये टैरो कार्ड रीडर्स हों, चाहे ये नए नए जितने भी हीलिंग्स और हीलर्स और ये सब आए हैं, इन सब से हो। मैं आपको बता दूं कि ये जो हीलिंग प्रोसेस और हीलर प्रोसेसेस है ना, ये एक ऐसी विद्या थी, हुआ करती थी क्रिश्चियनिटी के कुछ पार्ट्स में एक समय पर, जहाँ पर कुछ लोग सालों तक उसके बारे में गहन प्रैक्टिस और रिसर्च करने के बाद वो ये कहते थे कि भैया हम जो है आपकी हीलिंग कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं हीलिंग की, तो यहाँ बात हो रही है स्पिरिचुअल हीलिंग की। मैं ये बात बहुत क्लियर कर देता हूँ। स्पिरिचुअल हीलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अक्सर लोगों का ये मानना है कि वो उससे उनकी आत्मा को क्लीन कर रहे हैं। चाहे उसके उस आत्मा ने बहुत सारे दुख दर्द झेले हों या तकलीफ़ें झेली हों, तो वो स्पिरिचुअल हीलिंग से अपनी आत्मा को क्लीन करते हुए अपने मस्तिष्क को शांति देते हैं कि हाँ भाई अब मैं एक नए जोन में आ रहा हूँ। स्पिरिचुअल हीलिंग का मतलब ये है। लेकिन अब हीलिंग इंडिया में कई तरह की होने लगी हैं। अब उसमें सेगमेंटेशंस होने लगे हैं, लव हीलिंग, ब्रेकअप हीलिंग, बिजनेस लॉस हीलिंग, कई तरह की ऐसी हीलिंग्स हैं जो मैं आपको साफ नहीं बोल सकता। बोलो ना। वो हीलिंग हो सकती हैं। रिसेंटली, कितना रिसेंट, शायद 2 दिन पहले मैंने एक अखबार में भी पढ़ा था। तो अब वो बोलना पड़ेगा क्या? चलिए बोल देते, बोल दो क्या वो बोल देते, बोल देते जो को देख लेंगे, जो को देख लेंगे। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की हीलिंग ये भी चल रही है। तो अब जो है वो बहुत तरह की कैंसर हीलिंग, ये वो बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं हीलिंग के नाम पर। और टैरो कार्ड रीडर को तो वो मेरे लिए ऐसा उसको मैं ऐसे, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं डर लगता किसी से, कितना भी फन्ने खा टैरो कार्ड रीडर हो, नहीं चाहिए। जब मैं अपने ये जो ग्रह नक्षत्र, न्यूरोसाइंस, पामिस्ट्री, जो हमारे यहाँ जो कल्चर है, मैं इस पे ही नहीं मानता। लोग ये कहते हैं साइंस, ये तो साइंटिफिक पढ़ाई है, ये है, मैं नहीं मानता भाई साहब। साइंस ने कभी ऐसी कोई पढ़ाई नहीं की। ये एक सूडो साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जिसके ऊपर लोग सदियों से भरोसा करते हुए आ रहे हैं, और उनके भरोसे की मैं इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे घर में आप जिनसे भी मिलेंगे, सबके हाथों में रत्न लगे मिलेंगे, मोती है, पुखराज है, नीलम है, सबको मिलेंगे। मैं नहीं मानता। मुझे लगता है मेरी किस्मत मेरे हाथों में है, और ये ग्रह नक्षत्र के पढ़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा मेरा मानना है। ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट हो सकता है। मैं घर के किसी भी बच्चे को नहीं चाहता जो अगर इसे देख रहा हो तो मेरी बात से इन्फ्लुएंस मत हो भैया, क्योंकि तुम्हें लगेगा, तुम ये बोलोगे यार देखो मम्मी ये भी नहीं मान रहा, जय भी नहीं मान रहा, तो तुम्हारी मम्मी मुझे तो कुछ कहेंगे नहीं, तुम्हें जरूर 4 चांटे जड़ देंगी वहीं घर पे। तो मेरा मतलब में मेरी बात पे इन्फ्लुएंस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं उसमें नहीं मानता, कहना ये चाह रहा हूँ, तो मैं ये टैरो कार्ड रीडर में बिल्कुल नहीं मानता। और अचानक से जिस
तेजी में पिछले 5 सालों में 6 सालों में टैरो कार्ड रीडर्स, रेकी हीलर्स, हीलिंग वालों, इनकी उत्पत्ति हो गई है। जो लोग, ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो आज से कुछ टाइम पहले तक कुछ नहीं कर रहे थे और अचानक से मुझे पता चलता है कि वो फेसबुक पे लाइव सेशन कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग का। जो लोग उनको देख रहे हैं या जो लोग उनको पैसे दे रहे हैं पर सेशन, जो भी आप दे रहे हैं, आप अपना पैसा किसी अच्छी चीज़ में लगाइए। अपनी मानसिक शांति पाने के लिए उसी पैसे से कहीं घूमने चले जाइए परिवार को लेके, 4 अच्छे पल बिताइए, अच्छा खाना खाइए, कुछ अच्छा पहनिए अपने लिए, वो आपको अच्छी फीलिंग देगा। ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाएगी, आत्मा सब की healing भी हो और सही बात है भाई, बाहर से ऐसे भी। देखा जाए तो। देखो, जादू की इच्छा और शराब का डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है, ये कुछ भी करवा सकता है, और यहाँ यही हो रहा है। अब इनके नंबर, ये जो हीलर्स बढ़ने का रीजन मेनली ये है कि उसमें बिजनेस ज्यादा हो रहा है, हाँ, धंधा है। धंधा बहुत हो रहा है। हाँ, देखो, उसमें ज़्यादा धंधा है क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सैलरीड लोग हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो हाई सोसाइटी वाले लोग हैं, दे आर मोर गेटिंग इनटू इट, तो उसमें पैसा ज़्यादा आ रहा है। मतलब अगर आप मान लीजिए आप किसी ज्योतिष के पास गए, आपने अपना हाथ उनको दिखाया, जो भी उन्होंने रीडिंग देनी थी दे दी, आपने बदले में उनको दक्षिणा दे दी 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, 1100 रुपये, जो भी आपको ठीक लगा। यहाँ सेशन वाइज सिस्टम चलता है, मतलब 2000 पर सेशन, 5000 पर सेशन, डिपेंड करता है कि किस तरह के सोसाइटी और किस तरह के क्लास को वो डील कर रहा है। कई बार तो 20-20 हज़ार रुपये पर सेशन भी होते हैं हीलिंग के, और लोग जाते हैं, लोग करते हैं। और साइकोलॉजी ऐसे रन करती है, ज्यादा पैसे दिए तो मैं तगड़ा हील हो कराऊंगा, तो तुरंत हो जाएगा फिर तो। हाँ, जल्दी हो जाए काम। विद इन सेकंड्स काम हो जाएगा, ज्यादा पैसे दे दिए। अब बस हीलिंग की, वहां से निकला, सुपरमैन बन के उड़ गया। हाँ, अच्छा भाई, हमारी अभी ब्लैक मैजिक को लेके बात हो रही थी, तो जो हमारा पिछला वाला पॉडकास्ट हुआ था, तो मेरे को ना काफ़ी रिव्यूज़ मिले थे, तो लोग कह रहे थे कि होता है ब्लैक मैजिक। मैंने कहा ठीक है, होता होगा, लेकिन तुमने कभी फील किया है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मेरे को पता था ये आने वाला, इसलिए मैंने पहले ही बोला था। मुझे लग रहा है लड़कियों के साथ बहुत होता है। आप नहीं बोलोगे, कमेंट में आ जाएगा। तो क्या हुआ, ये नावी मुंबई में एक लड़की काम कर रही थी काफ़ी टाइम से, और ये तो इंसिडेंट ऐसा था, तो 2 कहानियाँ रिलेट हो रही है आपस में, ठीक है। ये नावी मुंबई में एक लड़की काम कर रही थी, किसी शोरूम में काम कर रही थी, तो वहीं पे उसके साथ कुछ मतलब ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना, जैसे वहाँ पर क्या होता है, कब पहले भी उसके साथ हुए थे, वो अभी नहीं बताते, मैं उसी को कंफ्यूज हो रहा था। नावी मुंबई जिस शोरूम में वो काम कर रही थी ना, उसके साथ क्या होता था, उसे सर्वाइकल का पेन था। मुझे तो आइडिया भी नहीं है सर्वाइकल क्या होता है, सच बताऊं, लेकिन मैंने सुना है उसमें चक्कर वक्कर बहुत आते हैं जब सर्वाइकल हो जाता है एकदम से। तो जिस शोरूम में वो जाती थी, वहाँ पे एकदम से उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ गए सर्वाइकल के पेन की वजह से। तो उसका घर मतलब होगा मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर दूर था, और वो डेली ट्रेन से ट्रैवल करती थी, लोकल ट्रेन जो मॉर्निंग में चलती है। तो उसने बताया कि उसने ऑफिस में बोला कि मेरे को काफ़ी सर्वाइकल का पेन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मेरे को घर छोड़ दो। तो दिवाली के आसपास की बात है, और कोई इतना फ्री नहीं था उस शोरूम में, शायद कार सेल्स का शोरूम होगा वो, कोई इतना फ्री नहीं था कि वो उसे घर छोड़ दे। तो उनकी आपस में बात हुई, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक कलीग है, उसका घर है 5 मिनट की दूरी पे, वहाँ पे आप चलो, वहाँ रेस्ट कर लेना। अब भाई उसने 2-3 बार तो मना करा कि नहीं मैं ठीक हूँ, ऑफिस में चेयर पे बैठ गई, कभी इधर उधर चल पड़ी। उसके बाद उसने बोला कि ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, कलीग के घर पे मुझे छोड़ दो, मैं वहाँ पे रेस्ट कर लूँगी। तो भाई कलीग ने क्या करा, अपनी गाड़ी वाड़ी उठाई, उस लड़की को छोड़ा, चाबी पकड़ा दी हाथ में, और बोल दिया कि आप अंदर रुको, और जब तक आपका मन करे, फ्रिज वगैरह वहाँ पे है, उसमें फ्रूट्स रखे हैं, कुछ खाना है तो मैगी रखी हुई है, अपने कोल्ड ड्रिंक पी लेना, पानी है, बियर को हाथ मत लगाना। अपने आराम से वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद क्या हुआ, वो लड़की बताती है कि अक्षय सर मैं वहाँ पे ना 10 मिनट रुकी होंगी बस। मैं जैसे ही बेड पे लेटी ना, मुझे चक्कर तो आ ही रहे थे, मुझे ऐसा लगा जैसे होता ना कि खिड़की है, तो खिड़की से अगर कुछ जाता है तो आपको शेडो आती है एकदम से। वो बोली मैं बेड पे ऐसे लेटी थी, मुझे ऐसा लगा जैसे एक शेडो यहाँ से निकली है। तो वो थोड़ा सा संभल के उठी, उसने देखा तो उस तरफ कुछ भी नहीं था। फिर एकदम से वो थोड़ा सा यूँ लेटी तो लेफ्ट में से शेडो निकली, फिर एकदम से उसने लेफ्ट में देखा, हालांकि राइट और लेफ्ट में दोनों साइड खिड़कियाँ थी। तो उसने बाहर निकल के देखा, दोनों साइड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसने कैसे ना कैसे अपने आप को मनाया कि वहम हो सकता है, कोई नहीं,
उसने क्या करा, लेटी तो थोड़ी देर में उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में ना कोई चल रहा है, धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई चल रहा है। अब इस बंदी को थोड़ा सा डर लगने लगा क्योंकि वो किसी और के घर पे है। अगर ये अपने घर पे हो ना तो फिर भी ये लगता है कि यार मैं तो इतने टाइम से रह रहा हूँ, लेकिन वो किसी और के घर पे है। तो उसे थोड़ा सा ऐसा लगा यार कि मैं कॉल करूँ उसे कलीग को कि यार मेरे को तो पिक कर ले, मैं ऑफिस से बढ़िया तो मैं ऑफिस में ही ठीक थी। तो उसने क्या करा, बोले कि चल मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ, क्या पता मेरा वहम हो। थोड़ी देर में क्या हुआ, जो बाथरूम में वाटर टैप था वो ऑन हो गया। अब ये बंदी बहुत ज़्यादा शॉक हो गई इस चीज़ को देख के। ये उठी और इसने टैप बंद करा और जैसे ही पीछे मुड़ी ना, इसके सामने से कोई चीज़ निकली है। ये बंदी 2 सेकंड के लिए यू हो गई, बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं ना इंस्टेंटली जंप स्केयर मुंह पे आ गया, यू आई और यू करके निकल गई। और ये बंदी बिल्कुल यू हो गई 2 सेकंड के लिए कि क्या हुआ मेरे साथ। इस बंदी ने बोला कि मैं बेड तक गई, मेरे पीछे भी देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने फ़ोन उठाया, अपने कलीग को फ़ोन करा कि मैं आपके घर में रुक नहीं पाऊँगी, प्लीज़ आ जाओ और मेरे को लेके मेरे घर छोड़ दो या मुझे ऑफिस ले चलो। तो उसने बोला कि जल्दी जल्दी में, यार देख अभी ना फटाफट सेल्स चल रही है और वो गेस्ट आ रखे गाड़ी लेने के लिए, मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा, और कॉल काट दिया। अब ये लड़की बेचारी पता क्या सोच रही है मनी मन में, मेरे पास चाबी है, मैं एक काम करती हूँ, इसका लॉक करके मैं ना सीढ़ियों में बैठ जाती हूँ बाहर जाके, कम से कम धूप वूप आ रही है, मैं सेफ तो रहूँगी, कहीं अगर मेरा वहम नहीं हुआ तो। इसने क्या करा, ये लेटी और फिर सोची कि बाहर तो धूप हो रही है, मेरे सर्वाइकल हो रहा है, मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। इसने सोच लिया कि भाई जो हो रहा है ना उस कमरे से बाहर हो रहा है, 1 BHK था वो, मैं अपने कमरे में रहूँगी, और कमरे में अपने आँख बंद करके लेट गई। भाई कैसे ना कैसे इस बेचारी की किस्मत इतनी बुरी है, कभी धीरे धीरे बर्तन गिर रहे हैं, कभी लाइट ऑफ हो रही है, कभी वहाँ पर पानी छिड़काने की आवाज़ आ रही है। और किस्मत कितनी ही बुरी होगी, इसने क्या करा, 2-3 घंटे निकाले और जैसे उठ के देखा ना, इसे एक परछाई दिख गई वहाँ पे, ब्लैक शैडो विद नो फेस, कमरे के बाहर। कमरे के बाहर, जैसे कोई बाथरूम में से झांक के देख रहे हैं। इतना पोर्शन इसने देख लिया उसका, विद नो फेस, एकदम से शैडो यू देख रही थी। जैसे इसने देखा ना, यू भी नहीं, यू करके वापस गई है शैडो आराम से स्लो मोशन में। इसने बोला कि मेरा वहाँ वक्त निकालना मुश्किल हो गया। 7 बजे कैसे ना कैसे वो कलीग आया, उसने क्या करा, कलीग ने, जो कलीग आया उसने बेल बजाई, इसको सुनाई नहीं दे रही बेल। उसने इसे फ़ोन करा कि आप इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ, आप सो रहे थे क्या? ये बोली कौन सी बेल, आपने मुझे मतलब बेल कब बजाई आपने? तो ये बोली, उसने कलीग ने बोला आप एक काम करो, आओ और गेट खोलो, मैं गेट पे खड़ा हूँ। ये बोली मैं गेट खोलने के लिए उठी, मैंने अपने सैंडल्स वगैरह पहने, मैंने जैसे कमरे के बाहर कदम रखा ना, मेरे सामने वो चीज़ आके खड़ी हो गई, बिल्कुल सामने। और उसने क्या करा, सामने आके मेरे अंदर से आर पार निकल गई। तो बोलते हैं ना हवा का झोंका जैसे बहुत तेज लग के निकलता है बॉडी से, वैसा एकदम से उसके आर पार निकल गया। और ये क्या हुआ, वहीं की वहीं फ्रीज हो गई। ये बोली कि उसी टाइम 1 सेकंड के अंदर मुझे कोल्ड हो गया। ये बिल्कुल मुश्किल से रेंगती रेंगती गेट तक पहुंची। इसने गेट खोला, वो बंदा अंदर आया, उसने बोला कि क्या हुआ तुम्हें? इसने बताया कि आपके फ्लैट में ऐसे ऐसे कुछ एंटिटी है, मुझे दिखी है ये वो। तो उस बंदे ने इसका मजाक बना दिया कि आपको तो वहम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बोलने वाली बात है, और मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ, 2-3 महीने हो गए रहते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या हुआ, ये लड़की कैसे न कैसे अपने घर पहुँच गई। इसने 1-2 दिन की छुट्टी ले ली। उसी दौरान आ गई दिवाली। तो दिवाली से 1 दिन पहले इनको मैंडेटरी आना ही आना था ऑफिस में। तो क्या हुआ, ये दिवाली से 1 दिन पहले अपने ऑफिस जा रही थी रिपोर्टिंग के लिए। सुबह सुबह इसे दिखता है कि कोई लड़की इसका पीछा कर रही है, 20-21 साल की लड़की। और ये अपने घर से निकलती है तो देखती है कि कोई पीछा कर रहा है। तो उसने रिकॉर्डिंग में यही बोला कि अक्षय सर कोई लड़का होता है ना तो डर लगता है, कोई लड़की थी मैंने नहीं ध्यान दिया। तो क्या हुआ, बोली सुबह की लोकल मैंने पकड़ी तो 2 स्टेशन जो लोकल स्टेशन थे उसके बाद उसका ऑफिस आ जाता है। वो लड़की ट्रेन में भी चढ़ गई। तो बोली कि जब हम ट्रेन में जाते हैं ना, तो अगर हम रेगुलर जा रहे हैं तो हम चेहरे पहचान लेते हैं कि ये तो डेली जाने वाला है। हमारी कभी कभार उनसे बातचीत भी हो जाती है कि और आप कैसे हुए। वो लड़की बिल्कुल नई थी वहाँ पे, बिल्कुल नई। तो क्या हुआ, इसने जब देखा ना उसे तो पहले सोचा मैं इससे पूछूं नहीं पूछूं, कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रही। इसने बोला छोड़ना, मेरे को क्या करना है। ये अपने ऑफिस पहुंच गई। तो ऑफिस में जैसे सब खाना खाने निकलते हैं, ये बाहर आके देखती है लड़की इसके ऑफिस के सामने खड़ी है रोड के दूसरी तरफ, और इसे ही देख रही है।
ये सोचती है भाई ये लड़की पागल वागल होगी, वो तब भी इग्नोर कर देती है। शाम को जब वो निकलती है ना, इसे तब लगता है कि शायद अब वो लड़की मुझे नहीं दिखेगी, वो लड़की इसे तब भी फॉलो कर रही होती है। ये अपने घर के अंदर घर पहुंच जाती है और ये क्या करती है, गेट बंद कर देती है। तो वो जो लड़की थी वो अपार्टमेंट के बाहर इनके रुक गई थी, अपार्टमेंट के अंदर नहीं आई थी। ये जाके ना सोचती है मैं मम्मी को बताऊं ना बताऊं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। ये सोचती है यार मम्मी को बता दूंगी, टेंशन लेंगी बहुत ज़्यादा, देखते हैं कल होगा नहीं होगा। दिवाली वाला दिन था या दिवाली से एक दिन पहले वाला दिन था, इन्होंने, इसकी मम्मी ने और इसने प्लान बनवाया कि मेहंदी लगवा के आएंगे बाहर मार्केट से। तो ये अपने मेहंदी लगवाने जब गए ना, वो लड़की फिर फॉलो करना स्टार्ट करती है। तो ये सोचती है मम्मी को बताऊं ना बताऊं। मार्केट में भरे क्राउड में जब मेहंदी लगवा रहे थे, बोलती है मम्मी मैं एक बात आपसे बोलना चाह रही थी, वो लड़की आपको खड़ी दिख रही है वहाँ? उसकी मम्मी देखती है कौन सी लड़की, यहाँ तो कोई भी लड़की नहीं है। तो बोलती है नहीं मेरे को तो कोई लड़की नहीं दिख रही। बोली मम्मी ये पिछले 2 दिन से मुझे फॉलो कर रही है। और उस लड़की की उम्र जो दिख रही है 19-20 साल है, इसकी 28-30 साल है, और ये उसे डायरेक्टली देख सकती है, मम्मी इसे नहीं देख सकती। तो क्या हुआ, इसकी मम्मी बोलती है कोई नहीं तू इग्नोर कर, जब घर जाएंगे तब देखेंगे। इसकी मम्मी बार बार रास्ते में पूछ रही है पीछे आ रही है? हाँ मम्मी आ रही है। कितनी तेज़ आ रही है? बोली मम्मी जब भी मैं पीछे मुड़ती हूँ ना और तेज़ हो जाती है हमारी तरफ। बोले क्या क्या पहना है? मम्मी उसने टॉप और जीन्स पहनी हुई है। आ रही है? हाँ आ रही है। इसकी मम्मी को भी घबराहट शुरू हो गई, यार क्या चीज़ है जो लड़की के पीछे लग गई। अब पहले दिन तो अपार्टमेंट से अंदर नहीं आई थी, ये अपने घर में घुस जाते हैं। दूसरे दिन घर के गेट पे खड़ी है। अच्छा। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तेरे को दिख रही है? बोलती है हाँ मम्मी गेट पे खड़ी है, बिल्कुल गेट पे खड़ी है। तो इसकी मम्मी बोलती है चल अंदर चल, तू चल। एकदम से फिर ये अपने उसके पापा को बताती है, उसके दादी और दादा तो को बताती है कि ऐसे ऐसे जो है एक लड़की से दिख रही है। तो ये इसकी दादी होती है, वो बोलती है कि हमारे दोस्त मतलब 2 घंटे दूर एक काफ़ी सिद्धि प्राप्त वो रहती है फीमेल, उन्हें मैं बताती हूँ। भाई मज़े की बात सुनो, जैसे वो फीमेल इनके घर में पैर रखती है ना, ये लड़की बेहोश हो जाती है और ये बार बार एक ही चीज़ बोल रही है कि मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे ले जाऊंगा। लड़की अपने मुंह से मैन की आवाज़ में बात कर रही है, आदमी की आवाज़ में, कि मुझे मत निकालो, मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा। और यहाँ से जो पूरी कहानी सुनने को मिलती है, उससे वो फीमेल पूछती है कि तू है कौन। तो जो उस लड़की के अंदर आत्मा थी, वो बोलती है कि जिस घर में ये रुकने गई थी ना, उसमें मैं पहले काम किया करता था, मतलब उस घर में रहता था और कहीं पे काम किया करता था। एक दिन अचानक से मुझे हार्ट अटैक आया और मेरी वहीं मौत होगी। मेरे को 1 हफ्ते तक किसी को पता ही नहीं था मैं मर चुका हूँ। मैं अपनी बॉडी को वहाँ पे लेटे हुए देख रहा था कि मेरी बॉडी ये पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे पड़ा हूँ, ना 13वीं करने वाला, ना पूछने वाला, ना अंतरिम क्रिया वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो क्या हुआ, जब सब कुछ पूछ लिया तो बोले कि अगर ये एक आत्मा है तो गेट के बाहर वाली कौन है। फिर उस आत्मा को बुलाया, फिर उस आत्मा ने बताया कि दिवाली के टाइम पे इनका किसी नज़र उतारने पे टोटके पे पैर लग गया था, तो मैं इनके पीछे पीछे हो ली। तो वो लड़की किसी ने छोड़ रखी थी, किसी की बला छोड़ रखी थी, वो लड़की जो थी अपनी सब्सक्राइबर, उसका पैर लग गया उस पर। एक आत्मा शरीर में पहली थी, दूसरी पीछे पीछे घूम रही थी। कैसे ना कैसे उनसे मुक्त करा गया, तब जाके वो लड़की स्टेबल हुई। लेकिन अब तक उसके साथ ऐसा है, बोलते ना कि एक आत्मा घुसी तो शरीर के द्वार खुल गए, वो कभी भी उसके अंदर कुछ भी आ जाता है कभी भी। अरे भाई साहब, मतलब कहीं पे नेगेटिव जोन में वो जा नहीं सकती, कहीं नहीं जा सकती। उसको ताबीज दे रखा है और उसमें ये भी बताया उसने कि ताबीज में एक लोहे का चक्कू है जो उसकी रक्षा करता है, और अगर वो ताबीज नहीं होगा तो वो लड़की नहीं होगी आगे। साफ रिस्ट्रिक्शंस है, अगर ये ताबीज तुम्हारे गले से उतरा तो फिर शायद वो कोई नहीं अटैक बचा कर सकते हैं एंटिटीज और फिर उसके लिए। भाई अटैक नहीं, सीधा लेके जाएंगे, अच्छा, क्योंकि पहले ही पोजेस कर रखा था ना, निकाल के भगाया उसे। क्योंकि अब देखो एक और टर्निंग पॉइंट, तो क्या हुआ जब ये सब्सक्राइबर ठीक हो गई, 1 हफ्ते बाद अपने ऑफिस गई ना, तो उस बंदे को पकड़ा कि भाई तुम कह रहे थे तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है। तो वो जब पूरी बात सुनता है ना, तब पता क्या बोलता है, यार मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि मुझे ना मेरे फ्लैट में कोई घूर रहा है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था इतना होगा। तो क्या हुआ, उसने बोला कि मैं बात करता हूँ ऑनर से, है क्या इस बारे में। फिर उसने क्या करा, अपने ऑनर को, उसको फ्लैट के ऑनर को कॉल करा कि भाई एक बात बताओ, आपके घर में किसी की डेथ हुई थी। तो वो एकदम से शॉक हो जाता है कि ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी, यहाँ पे एक लड़का ऐसे ऐसे मरा था 3-4 महीने पहले। जब उसके बाद इसने ले लिया वो जो इनके कलीग थे उसने,
तो उसने बताया कि हाँ 3-4 महीने पहले एक लड़के की डेड बॉडी मिली थी और जो रीज़न आया था वो हार्ट अटैक का आया था, हमें किसी को पता ही नहीं चला वो कब मर चुका है 1 हफ्ते से। तो उसने बोला कि आपने क्या यहाँ का शुद्धिकरण कराया था? बोले कि हमें इतना टाइम ही नहीं मिला, हम तो जस्ट बॉडी रिकवर होगी हम अपने निकल गए जहाँ हम रह रहे हैं, और वो फ्लैट ऐसे ही रखा हुआ था, उसका कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस कलीग ने उसी दिन सेम डे उस फ्लैट को खाली करा था। मतलब अब भी उसकी बॉडी प्योरीफाई नहीं हुई है, वहीं है वो फ्लैट में। बताओ भाई ये तो भाई अलग ही सीन है यार। अपना हो तो ध्यान देंगे ना, अपना नहीं है तो क्या ध्यान देना, पड़ी रहे किसी की भी बॉडी है। सही बात है भाई। पर ऐसे करना नहीं चाहिए भाई, अलग ही सीन है भाई मोस्टली ऐसे जो स्पिरिट्स होती है ना, इनका लास्ट रिचुअल्स ढंग से नहीं होते, इसलिए रह जाती हैं। भटकती रहती हैं इसीलिए ही। आपने कोविड में नहीं देखा क्या हुआ है? कोविड में क्या हुआ है? आपने कोविड में अगर देखा हो, कितनी ऐसी बॉडीज थी जिनको ना जलाया गया ना कुछ करा, सिर्फ गंगा में बहा दिया। हाँ। तो जब न्यूज़ आप देखोगे, न्यूज़ में एक बंदा आया था, वो बोला कि मैं डुबकी लगाने के लिए नीचे घुसा और ऊपर उठा, उसके मुंह के ऊपर से बॉडियाँ तैरती जा रही थी कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम तो बहुत हुआ है भाई ये सब। ये सोचो उनके स्पिरिट्स का क्या हुआ होगा जिनको अंतिम क्रिया नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं मिला, भाई वो सारी भटक ही रही होंगी, भटक रही है। क्योंकि ना उनका वो पिंडदान हुआ ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।